आज की ये घटना आपको अंदर तक झकझोरने के लिए काफ़ी है। ये घटना हाथरस में हुई थी 14 सितंबर 2020। एक महिला और उसकी बेटी, ये दोनों लोग जाती हैं खेतों में चारा काटने के लिए। चारा जो जानवरों को खिलाया जाता है। अगर आप गांव से होंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे, वरना ये बात समझ लो आप कि लोग जानवर रखते हैं गांव में और उन्हीं को खिलाने के लिए खेत में चारा इकट्ठा करने जाते हैं, चारा लाने जाते हैं। तो इसी को इकट्ठा करने के लिए ये माँ और बेटी खेतों में जाती हैं। माँ किधर और चली जाती है और बेटी दूसरी साइड चली जाती है चारा इकट्ठा करने के लिए। कुछ समय बीतता है और उसकी माँ जब चिल्लाती है और कहती है कि तुम कहाँ हो, तो कोई रिप्लाई नहीं आता और धीरे धीरे कहीं से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ किसी को हुआ है। ऐसे हल्की हल्की आवाज उसकी माँ को, उस महिला को सुनाई देती है और वो उधर ही बढ़ती जाती है। कुछ ही समय चली होगी आवाज देते देते कि तुम कहाँ हो, अपनी बेटी को कहते कहते। तभी उसकी नज़र एक लेटी हुई लड़की पर पड़ती है और वो जब अच्छे से देखती है तो वो कोई और नहीं, उसी की बेटी होती है जो उसी के साथ आई थी। उसके तन पर बहुत कम कपड़े बचे होते हैं। ये देख करके वो महिला तुरंत अपने ही पास एक दुपट्टा होता है, उसी से उसका तन ढकती है और वो उस लड़की को देख करके, अपनी बेटी को देख करके बिल्कुल अवाक सी हो जाती है कि वो करे तो करे क्या, ये किसने किया, अभी तो वो लोग आए थे और ये सब कैसे हो गया। क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे पास ही मेरी बेटी है और उसके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन अब तो ये सब हो चुका था। कुछ समय बाद वो चिल्लाती है, लोगों को बुलाती है, वहाँ पर लोग भी आते हैं और उस बच्ची को इलाज के लिए अलीगढ़ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ले जाया जाता है। और फिर यहाँ भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती, दिन पर दिन बिगड़ती जाती है, समय पर समय बिगड़ती जाती है और इसीलिए इसे फिर दिल्ली में एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, रेफर किया जाता है। हालात इस बच्ची के काफ़ी बिगड़े हुए थे और इसी में अब एफआईआर लिखी जाती है। सबसे पहला एफआईआर उसका भाई लिखवाता है और वो उसमें यही सब कहता है एफआईआर में कि मेरी माँ और बहन गए थे और ये सब हुआ। मेरी माँ ने जब देखा तो ये ऐसे पड़ी हुई थी और ये सब हुआ और हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। दूसरी बार उसकी माँ का भी स्टेटमेंट लिया गया था, उसमें उसकी माँ थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट देती है। वो कहती है कि पहली बार जब भाई से, मतलब हमारे लड़के से स्टेटमेंट लिया गया था, जब एफआईआर किया गया था, तो उसमें मैं ये नहीं बता पाई, ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी लड़की ने अपने भाई को बताया है कि उसके साथ सामूहिक बर्बरता हुई है। उसकी मां रिपोर्ट में यह भी कहती है कि उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने अपने भाई को उसके कानों में एक लड़के का नाम भी बताया है और उसके बाद बेहोश हो गई है और उस लड़के का नाम संदीप बताया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था ना, सबसे पहला वो संदीप के खिलाफ ही सब कुछ था। यानी 14 सितंबर से 21 सितंबर तक सिर्फ इस कार्य का दोषी संदीप को माना जा रहा था, लेकिन 22 सितंबर को लड़की को होश आता है, थोड़ा सा ठीक होती है, हालांकि क्रिटिकल कंडीशन में ही रहती है, लेकिन फिर पुलिस वहां पर जाती है आईसीयू में और वहीं पर स्टेटमेंट लिया जाता है। थोड़ा सा लड़की का हालत आपको हम बता देते हैं। लड़की के जीभ नहीं थे, मतलब कर दिया गया था जीभ को, उसके हाथ टूट गए थे, पैर भी फ्रैक्चर थे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो भी खिंच गई थी, क्रैक थी। यानी लड़की का एक तरह से माना जा सकता है कि बहुत बुरा कंडीशन था और ये सब उसी खेत में हुआ था। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, मैं खुल करके इस पे नहीं बोल सकता हूं क्योंकि YouTube का कुछ गाइडलाइंस होता है। खैर, आप चालाक तो हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, 22 सितंबर को वो बच्ची पुलिस को स्टेटमेंट देती है जिसमें कहती है कि हमारे साथ सामूहिक
शोषण हुआ है। और आज 22 सितंबर को लड़की पुलिस को 4 आरोपियों के नाम बताती है। पहले तो एक चल रहा था, लेकिन अब 3 और बताती है 22 सितंबर को। इनके नाम कुछ इस प्रकार से थे: संदीप, रामू, लवकुश और रवि। क्योंकि संदीप को तो पहले ही बता दिया गया था, लेकिन रामू, लवकुश और रवि ये 3 बाद में 22 तारीख को स्टेटमेंट में पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, क्योंकि ये बयान पीड़िता का स्वयं का था। लेकिन 22 सितंबर को पीड़िता ने बयान दिया और आखिरी दिन 29 सितंबर 2020 को पीड़िता का था, क्योंकि 29 सितंबर 2020 को पीड़िता खत्म हो जाती है, क्योंकि हालात उसके मैंने पहले भी बता रखे हैं, बहुत क्रिटिकल थे। अब एक बड़ा अजीब सा इसमें बात होता है। 29 सितंबर 2020 को पीड़िता जब खत्म होती है, उसी रात लगभग 2:30 पर रात में ही पुलिस द्वारा जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है पेट्रोल डाल के। और ये आरोप उसका भाई लगाता है कि ऐसा पुलिस ने किया है, जबरन किया है। लेकिन पुलिस के एक अधिकारी का कहना था कि परिवार का सलाह लिया गया था, परिवार के कहने पर ही यह किया गया था। लेकिन परिवार, जैसा कि उसका भाई कह रहा है कि नहीं, ये जबरन किया गया था। अब ये जबरन वाली जब बात आई ना, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः ही संज्ञान इस पे ले लिया। जब पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो स्वतः ही संज्ञान लिया और जिला मजिस्ट्रेट, पीड़ित का परिवार और पुलिस अधीक्षक, इन सभी को अपने सामने आने का नोटिस जारी किया गया। कहा गया कि आप लोग हमारे सामने आइए, ये क्या हो रहा है। पीठ का उस दिन स्टेटमेंट था 29 तारीख सितंबर में 2020 में, जो कोर्ट की पीठ ने यह कहा था कि ये जो घटना हुई है ना, इस घटना ने हमारी अंतर आत्मा को झकझोर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ये अंतिम संस्कार हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर, अब सोशल मीडिया पे हंगामा तो बढ़ गए थे, कुछ खबरें फैली जिसको पुलिस ने बताया कि ये फेक है, बहुत कुछ उलटफेर किया गया इसमें। लेकिन इसी में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने हर एक बात का खंडन किया और वो बोले कि जो शोषण का आरोप लगाया गया है ये निराधार है, क्योंकि जो मेडिकल की रिपोर्ट आई है इसमें जो सीमन होता है ना, वो पाया नहीं गया है लड़की में। तो ये शोषण वाला जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो गलत है, ऐसा वरिष्ठ अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि जो लड़की के साइड से थे, जो भी लोग सपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, जिस रिपोर्ट को ये कह रहे हैं वो रिपोर्ट ही गलत है। हालांकि अधिकारी ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया था। हालांकि इसी बीच एक वीडियो भी वायरल हुआ इंटरनेट पे, जहां पे जो जिला मजिस्ट्रेट थे वो जो लड़की थे उनके घर वालों पर प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता मत बर्बाद करो, ये मीडिया वाले 1-2 दिन में चले जाएंगे, आधे तो चले ही गए हैं, बाकी 2-3 दिनों में चले जाएंगे, हम ही तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तो अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी गवाही बदलते रहना चाहते हो या नहीं। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा यहां पर दबाव भी परिवार पे बनाया जा रहा था कि तुम अपना जो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा उसको चेंज वेंज मत करो, लोग तुम पे भरोसा करते हैं, तुम स्टेटमेंट चेंज करोगे तो गड़बड़ाएगा। ये थोड़ा सा प्रेशर के साथ कह रहे थे और ये वीडियो वायरल हो गया था। हालांकि 3 अक्टूबर को राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। यह सब घटना होने के बाद 3 अक्टूबर को निलंबित किया गया। 4 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीबीआई जांच की डिमांड की गई कि अब इस मामले में सीबीआई की जांच होगी। हालांकि जो परिवार था लड़की का, वो ये नहीं सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि पुलिस ही इसकी जांच करे, सीबीआई जांच ना करे। लेकिन क्योंकि अब सीएम ने बोला था तो अब होना ही था और 10 अक्टूबर को सीबीआई जांच में उतर गई। अब पता नहीं क्यों सोच रहा था परिवार कि पुलिस ही जांच करे, जबकि सीबीआई तो बेटर करती है। हालांकि अब सीबीआई तो उतर चुकी थी, अब तक 10 तारीख को उतर गई। योगी सरकार के द्वारा पीड़ित जो लड़की का परिवार है उसको 2.5 मिलियन रुपए देने का कहा गया
कि इनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक जूनियर सहायक की नौकरी भी दी जाएगी और एक सुधा योजना के तहत हाथरस में ही एक घर भी दिया जाएगा जो पीड़ित परिवार है उसको। अब आता है 19 दिसंबर 2020। अब सीबीआई अपना एक स्टेटमेंट बनाती है और वो उसमें लिखती है SC/ST एक्ट के तहत कि उस लड़की के साथ शोषण हुआ था। साथ ही साथ इसमें पुलिस की भी गलती सीबीआई निकालती है कि जो मेडिकल जांच होनी थी, जल्दी होनी थी, उसमें काफी वक्त लगाया गया पुलिस के द्वारा। साथ ही साथ एक और अहम बात सीबीआई ने निकाला, अक्टूबर 2019 से लेकर 2020 तक जो पीड़िता का मोबाइल था ना और जो लड़का आरोपी बना था, इन दोनों के बीच में 115 बार फोन से बात हुई थी। यानी इन दोनों के आपस में कुछ ना कुछ तो संबंध थे, दोस्ती हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों के संबंध थे आपस में, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स ऐसा बता रही थी। अब थे या नहीं थे ये क्लियर नहीं है मुझे। तो सीबीआई ने अपना सब कुछ जितना भी जांच किया था वो अदालत के सामने रख दिया और अदालत ने यहां पर सीबीआई ने जो शोषण के आरोप लगाए थे ना, इसको भी खारिज कर दिया और सिर्फ एक व्यक्ति को ही सजा दी गई और वो है मुख्य आरोपी संदीप, जो पहले से ही इस मामले में घुसा पड़ा था। और बाकी जो 3 आरोपी थे उनको अदालत ने छोड़ दिया। और जो संदीप को सजा दी गई ना, वो शोषण की सजा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गैर इरादतन खत्म करने के लिए सजा दी गई, जिसमें शायद 50,000 रुपए और उम्र कैद की सजा संदीप को मिली। बाकी 3 लोगों को छोड़ दिया गया। अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि संदीप को ही क्यों और 3 लोगों को छोड़ क्यों दिया गया। तो देखिए, उन 3 लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंसेस सीबीआई को नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के स्टेटमेंट के अलावा, क्योंकि लड़की ने तो कहा था, नाम लिया था 4 लोगों का, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिले। दूसरी बात, जो पीड़िता की मां थी उसने पहले शोषण के स्टेटमेंट नहीं दिए थे, ना तो कहा था कि इसके साथ शोषण हुआ है। दूसरी जो बात है, जो मेडिकल में निकली थी, मेडिकल का जो रिपोर्ट था उसमें कहा गया था कि शोषण नहीं हुआ है क्योंकि सीमन मिला ही नहीं है, मैन सीमन नहीं मिला है, जिससे कि प्रूफ नहीं हो पाया कि शोषण हुआ है। तीसरी जो बात है, जिस प्रकार से उस लड़की के शरीर पर निशान थे, उससे लग रहा था कि यह निशान सिर्फ एक आदमी दे सकता है, मल्टीपल लोगों के वो निशान नहीं थे जो भी चोटें आई थीं। और एक अहम बात जो कोर्ट के द्वारा कही गई कि जो पीड़िता के बयान है ना, इसमें भी चेंजेस देखने को मिले। मतलब पीड़िता ने जो डॉक्टर को स्टेटमेंट दिया था वो अलग था, मीडिया में स्टेटमेंट दिया था वो अलग था, जो पुलिस कांस्टेबल्स को स्टेटमेंट दिया गया वो थोड़ा डिफरेंट था। तो ये जो लड़की ने स्टेटमेंट्स दिए थे ये थोड़ा मैच नहीं कर रहे थे और 3 लोगों के खिलाफ प्रूफ भी नहीं था। तो इन्हीं सब को देखते हुए अंततः अदालत ने 2 मार्च 2023 को जो ये घटना हुई थी, इस पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को सजा दी, 50,000 रुपए जुर्माना मैं बता चुका हूं और उम्र कैद। बाकी 3 लोगों को, रामू, लवकुश और रवि, इनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब क्योंकि छोड़ दिया गया उनको और एक को ही सजा हुई, तो जिनके बच्चे छूटे वो लोग तो खुश थे, लेकिन जो पीड़ित परिवार था वो अभी भी अदालत के फैसले से नाखुश है और वो ऊपरी अदालत में जाना चाहता है। तो अब आगे क्या होता है इसके बारे में तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जो अब तक हुआ, जिस प्रकार से ये घटना थी, वो मैंने आपको बता दी। तो खैर, ऐसे ही केसेस को जानने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर आप जुड़ जाइए। मिलते हैं अन्य वीडियो में। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।